अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग आपका भाई स्टार्ट कर रहा है शाम के टाइम। छत पर आया हुआ अपनी और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा टाइम रहता है, तकरीबन थोड़ी देर तक सनसेट हो जाएगा। और अभी आज का ब्लॉग मैं थोड़ा शाम के टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह में थोड़ा सा बिजी था। और आज के ब्लॉग का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2। आपको पता होगा 1939 में या 1934 से हुई थी वर्ल्ड वॉर। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्यों हुई थी और उसकी वजह क्या थी, और जो इतनी बड़ी वॉर हुई थी उसकी वजह क्या थी, क्या कंट्रीज़ क्या चाहती थी और किस वजह से वो वॉर हुई थी। मैं आज पूरी डिटेल स्टोरी इसकी समझाने लगा हूँ और फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, चलते हैं नीचे और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक था वर्ल्ड वॉर 2। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से 1945 तक चली, दुनिया की सबसे तबाहकुन और अहम जंग थी। ये जंग सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, बल्कि दुनिया की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी तबाह कर गई। ये जंग ना सिर्फ यूरोप और एशिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी गहराइयों में ले गई थी। इस जंग की शुरुआत के लिए फैक्टर्स जिम्मेदार थे, जिनमें जर्मनी का एक्सपेंशन एजेंडा, फैसिस्ट आइडियोलॉजी और वर्ल्ड ऑर्डर की बदलती हुई सोच थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ओवर वर्साइल्स 1919 में साइन हुई, उसने जर्मनी को हर तरफ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। ये ट्रीटी सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया पॉलिटिकल नक्शा तैयार कर गई थी। ट्रीटी ने जर्मनी को इकोनॉमिक और टेरिटोरियल तौर पर कमज़ोर कर दिया था। इस ट्रीटी की शर्तें इतनी सख्त थी कि उन्होंने जर्मनी में नफ़रत और फ्रस्ट्रेशन का इजाफा किया, जो आगे जाकर वर्ल्ड वॉर 2 का सबब बना। इकोनॉमिक कोलैप्स, जर्मनी को वॉर रिपरेशन हर्जानी अदा करने का हुक्म दिया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन था। ये उनकी इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज कर गया। जर्मनी को अपनी ज़मीन भी खोनी पड़ी, जैसे अलास्का, लोराइन और सार बेसिन, और उन एरियाज़ में रहने वाले लोगों को अब भी मुल्क से निकालना पड़ा। जर्मनी की मिलिट्री को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया था कि उनके पास सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स रखने की इजाज़त थी और उनके टैंक्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स बनाने पर भी पाबंदी थी। एडोल्फ हिटलर ने अपनी फैसिस्ट आइडियोलॉजी के ज़रिए जर्मनी में अपने रिजीम को इस्टेब्लिश किया। हिटलर का मानना था कि जर्मन दुनिया के सबसे सुपीरियर रेस हैं और उनको अपनी ज़मीन को एक्सपेंड करना चाहिए, ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में। हिटलर का कॉन्सेप्ट लेबेनसरम लिविंग स्पेस कहते हुए था, जिसमें वो अपनी ज़मीन को एक्सपेंड करना चाहता था। उसका ये प्लान था कि वो ईस्टर्न यूरोप में, ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन और पोलैंड के हिस्से में अपने मिलिट्री बेस करेगा और उन लोगों को ये तो मार देला गया। ये फिर अपनी ज़िंदगी के लिए इल्ज़ाम लगाकर उनको अपनी ज़िंदगी का हवाला देगा। हिटलर ने अपने मुल्क में ज्यूस, रोमन और दूसरी मिनॉरिटीज़ को ज़िंदगी का हक नहीं दिया। उन्होंने उनको अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक समझना और उनका ख़ात्मा करने का प्लान बनाया। जंग के दौरान दुनिया 2 बड़े अलायंस में डिवाइडेड थी। एक थी एक्सिस पावर और दूसरी थी एलाइड पावर। एक्सिस पावर थी जर्मनी, इटली और जापान, और एलाइड पावर थी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका, जो बाद में इस जंग में शामिल हो गया। एक्सेस पावर का एजेंडा था अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाना और ग्लोबल डोमाइंस हासिल करना, और एलाइड पावर्स का मकसद था कि वो एक्सेस पावर्स के एग्रेशन को रोक सकें। जर्मनी ने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ ज़रिए यूरोप के कई मुल्कों पर कब्ज़ा कर लिया। 1939 में पोलैंड पर हमला किया और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके तुरंत जवाब ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से आया। ये वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत थी। फ्रांस का फॉल 1940, जर्मनी ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी के ज़रिए फ्रांस को 6 हफ्तों में जीत लिया। फ्रांस ने अपनी सरेंडर कर दी और जर्मन फोर्सेस ने पेरिस को अपना कब्ज़ा बना लिया। 1941 में जर्मनी ने अपना एले सोवियत यूनियन को भी अटैक कर दिया। इस हमले को ऑपरेशन बरबरोसा कहा गया, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। सोवियत यूनियन ने जर्मन फोर्सेस को डिफेंड करना शुरू किया और जल्द ही उसने जर्मनी को अपनी टेरिटरी से बाहर कर दिया। जापान का अपना एक्सपेंशन एजेंडा था, जिसमें वो एशिया के कई मुल्कों को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे।
जापान ने चाइना में 1937 में अपना मिलिट्री एग्रेशन शुरू किया गया, जिसमें शंघाई और नानजिंग को टारगेट किया गया। जापान ने चाइना के शहरों को अपना हिस्सा बना लिया और नानजिंग में जो मैसेकर किया गया उसमें लाखों लोग मार दिए गए। ये वक्त था 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका की हवाई बेस पर्ल हार्बर पर अटैक किया और ये एक अटैक सरप्राइज अटैक था। इस अटैक में अमेरिका के कई शिप्स और एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ और अमेरिका को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने का फैसला करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए न्यूक्लियर अटैक्स के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिका ने अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मैनहट्टन को प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया। इसका मकसद था दुनिया के पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। ये प्रोजेक्ट 1942 में शुरू हुआ और इसमें दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट शामिल हुए, जैसे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस ने दुनिया को एक नए और भयंकर वेपन से इंट्रोड्यूस करवाया। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। हिरोशिमा की इंडस्ट्रियल सिटी थी और ये जापान के एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस था। बॉम्ब गिरते ही हिरोशिमा पे ज़िंदगी रुक गई। तकरीबन 70,000 लोग फ़ौरन हलाक हो गए और हज़ारों लोग बाद में रेडिएशन के असरात से ज़ख्मी हुए। नागासाकी 9 अगस्त 1945 को फैट मैन बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया गया। नागासाकी भी एक इंडस्ट्रियल सिटी थी। इस बॉम्ब का असर हिरोशिमा के बॉम्ब से कम था, लेकिन फिर भी 40,000 से ज़्यादा लोग फ़ौरन हलाक हो गए और इससे कई लोगों की ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया। न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने अपना सरेंडर अनाउंस किया। 15 अगस्त 1945 को इम्पीरियल हिरोटी ने अपने मुल्क की सरेंडर की अनाउंसमेंट की और ऑफिशियली 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 का ख़ात्मा हुआ। इस अटैक के बाद दुनिया ने वो मंजर देखा कि अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री कितना ख़तरनाक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक ने दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के खौफनाक नतीजे दिखाए। इसके बाद दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और ट्रीटी बनाने का फैसला किया। कोल्ड वॉर का आगाज़ हो गया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को स्टॉकपाइल को बढ़ाया। हिरोशिमा और नागासाकी में रेडिएशन के असरात ने वहाँ के लोगों की हेल्थ और ज़िंदगी को कई सालों तक मुतासिर किया गया। यह अटैक दुनिया को ये समझाने का एक ज़रिया बना कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों में जो रेडियो एक्टिव फॉलआउट हुआ उसने न सिर्फ उन शहरों को बल्कि पूरी दुनिया को भी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इस फॉलआउट ने लंबे वक्त तक इन शहरों की ज़िंदगी को मुतासिर किया। वॉर 2 ने दुनिया को ये समझाया कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। इस जंग के बाद दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल रोकने का फ़ैसला किया और नए डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स शुरू किए गए ताकि ऐसे वेपन्स का फ्यूचर में इस्तेमाल ना हो। ये जंग दुनिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था जो अब तक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था है। फ्रेंड्स, जितनी तबाही हिरोशिमा और नागासाकी के बाद गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय और फैट मैन ने की थी, इतनी तबाही अगर टीएनटी से करनी होती तो इसके लिए तकरीबन 36,000 टन टीएनटी यूज़ होता और इतना ज़्यादा टीएनटी कोई भी बैटलशिप और एयरक्राफ्ट कैरी नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का सहारा लिया और इस हमले के बाद दुनिया ने अमेरिका का वो रूप देखा जो वो उससे पहले कभी नहीं पाया था। अमेरिका ने ये वेपन यूज़ करके दुनिया को सिर्फ अपनी पावर की एक छोटी सी झलक दिखाई थी और आज कोई भी कंट्री अमेरिका से पंगा नहीं लेती, सिर्फ इस वजह से कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है और उसका कोई पता नहीं कि वो किसी भी टाइम न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि जापान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया था और उस हमले के बाद अमेरिका ने उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से क्यों दिया और हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन क्यों गिराया। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से समझा दी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।